तो उस घटना को मैंने कहानी में कैद किया। 96 में मेरी एक कहानी आई, उसमें एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के प्रेम प्रसंग की कहानी है। और अभी वो कहानी इतनी आपको पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, 6 दिसंबर 1992। मैं उस शहर में था और उसमें कर्फ्यू लगा और आसपास के जो 7-8 थाने थे, मूलगंज, चमनगंज, सब में कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं हॉस्टल में अकेला था। किसी को लग ना सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप मुद्गल और आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है एक ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी का जो भोजपुरी में एक नाम है उनका। सिनेमा, टेलीविजन, संगीत के जगत में देश हो या विदेश हो अपना नाम बनाए रखते हैं और उनका नाम है मनोज भावुक। स्वागत है मनोज जी आपका आज हमारे स्टूडियो में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसा मैंने जाना है और मुझे पता चला है कि आप लंदन में एक इंजीनियर थे और लंदन में इंजीनियर थे और वहां भोजपुरी को लेकर आपने एक इतिहास रचा और किया। कहां लंदन और कहां भोजपुरी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके पहले सवाल पर यह सवाल है कि कहां लंदन और कहां भोजपुरी। मेरा यह कहना है कि कोई भी इंसान लंदन में हो, अमेरिका में हो, चांद पर हो, कहीं पर हो, उसे अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। बहुत अपनी मातृभाषा के लिए उसे काम करना ही चाहिए। और चूंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और यहाँ उल्टा है, जो लोग अपना इलाका छोड़कर, गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, लंदन तो दूर, अमेरिका तो दूर, दिल्ली आते हैं तो भोजपुरी को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग। तो इसके उलट मैंने किया कि नहीं, मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है और 25-30 वर्षों से लगातार इस भाषा के लिए काम कर रहा हूं। बहुत सुंदर। सर, मेरा सवाल एक और आपसे है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपकी शुरुआत कैसे हुई। इसमें आपका जो लगन था भोजपुरी को लेकर, एक बहुत बड़ा नाम बनाना, तो ये आपका नेटिव प्लेस क्या भोजपुरी से ही आप हैं या भोजपुरी की चाहत आपके अंदर कैसे जगी? मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, जाहिर है, मैंने कहा मेरी मातृभाषा है तो नेटिव प्लेस था। और नाम बनाने के लिए नहीं आया। भोजपुरी नाम बनाने के लिए किसी का ड्रीम हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं कि आज के युवा किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। आपने सुना है कि नाम बनाने के लिए कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है। नाम बनाने के लिए सब सारे क्षेत्र होते हैं। किसी को आपने सुना है कि नाम बनाने के लिए वो भोजपुरी में आएगा? नाम बनाना उद्देश्य नहीं था। ये घटना ऐसे घटी। मेरा जो जन्म हुआ वो बिहार के सिवान जिले में हुआ। गांव में कुछ दिन था, मतलब शुरुआती जो 6-7 साल तक मैं गांव में था। मेरे पिताजी हिंडाल्को, एक एल्युमिनियम का कारखाना है बिरला जी का, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, रेणुकूट जगह है। तो वहां पर हिंडाल्को में पिताजी कार्यरत थे। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहां पर हुई। जाहिर है सारी पढ़ाई लिखाई सब हिंदी में हुई और ठीक ठाक था पढ़ने लिखने में। उसके बाद आगे की पढ़ाई कानपुर हुई और फिर जब पटना गया तो वहां पर पटना मैं मेडिकल की तैयारी करने गया था। जब हिंडाल्को में था उसी समय नाटकों में भाग लेना, बिरला मैनेजमेंट ने डिबेट के लिए कई जगह भेजा, तो बोलने की और जगह जगह घूमने, अलग अलग शहर में जाकर वाद विवाद प्रतियोगिता करना, नाटकों में काम करना, रामलीला में भाग लेना, तो ये सब चस्का लग चुका था। जब कानपुर में था तो वहां पर भी मैं, जो वहां की पत्रिका निकलती थी उसके संपादकीय मंडल में था। जो अखबार दैनिक निकलते थे, दैनिक जागरण वगैरह, उसमें किशोर कोना था, उसमें लिखना था। तो लिखने पढ़ने और बोलने का एक चस्का लग चुका था। हिंदी में लिखता था। मनोज जी, जब बात लिखने की आती है तो मुझे ये भी पता है और हमारे दर्शक जो भी हैं वो जानते होंगे आपको, तो इतना भी उन्हें पता है आपके बारे में कि किताबों का शौक आपको बहुत है।
जी। आपने, जैसा कि पता है कि कई सारे लोग, मुझे खुद से पता है, मैंने आपके बारे में सुना भी है, आपकी कई किताबें भी मार्केट में है। तो किताबों का लिखने का शौक आपको कब से है, और आपने किसी किताब पर भी काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो दर्शकों को बताएं वो क्या किताब है। मैं 1992 में कानपुर में था, वहां 10+2 में था। आपको पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, 6 दिसंबर 1992। अभी इस साल देखिए कि इस 22 जनवरी को वहां पर अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और मैं बात कर रहा हूं 1992 की। मैं उस शहर में था और उसमें कर्फ्यू लगा, और आसपास के जो 7-8 थाने थे, मूलगंज, चमनगंज, सब में कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं हॉस्टल में अकेला था। तो उस घटना को मैंने कहानी में कैद किया। 96 में मेरी एक कहानी आई, कहानी के प्लॉट, और 98 में वो कहानी प्रकाशित हुई। उसमें एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के प्रेम प्रसंग की कहानी है। और अभी वो कहानी इतनी पॉपुलर हुई है कि बिहार के एक रंगकर्मी जहांगीर खान ने वो प्रेमचंद रंगशाला, कालिदास रंगालय में जिंदगिया तुहार के नाम से उस कहानी का मंचन हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये लिखने पढ़ने का, कविताएं, उस समय कविताओं, प्रेम की कविताएं लिखना और कहानी लिखना, ये सब सिलसिला शुरू हो गया था। और आदत रामलीला के मंचन और नाटकों से लग गई थी। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए पटना गया तो वहां पर फिर धीरे धीरे एक सर्किल मिला जहां पर मैं थिएटर से जुड़ा। वहां बिहार आर्ट थिएटर है, कालिदास रंगालय पटना, वहां से जुड़ा, नाटक में डिप्लोमा किया। वहां अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है, संयोग से उस संस्था से जुड़ाव हुआ, और तब भोजपुरी में लिखना शुरू हुआ। उसके पहले तक आकाशवाणी से, दूरदर्शन से जो भी जुड़ा था या जहां भी जाता था तो हिंदी में ही लिखना पढ़ना था। तो संस्था अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन 95-96 में उससे जुड़ा, और तब से फिर भोजपुरी में लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सुंदर सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, भोजपुरी सिनेमा का संसार करके आप एक कोई किताब लिख रहे हैं, उस किताब के बारे में चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं वो क्या किताब है। 96 में जब मैं भोजपुरी से जुड़ा तो शुरुआत कविता से हुई। पहले हिंदी में जो प्रेम कविताएं लिखता था, धीरे धीरे वो भोजपुरी में आ गई। फिर भोजपुरी में कवि सम्मेलनों में जाने लगा। उसके बाद जब थिएटर से जुड़ा तो वहां के जितने हिंदी और उर्दू के प्रोजेक्ट थे पटना में, इवन टेलीविजन के जो हिंदी उर्दू के प्रोजेक्ट थे, उनका अनुवाद मैं भोजपुरी में करता गया, और वो सब सीरियल बनना शुरू हो गए। तो मैं पहले नाटक का इतिहास लिखा, जो वहां पर भोजपुरी एकेडमी की जो पत्रिका है, भोजपुरी अकादमी की पत्रिका है, उसमें आलेख छपा, भोजपुरी नाटक के संसार। और उसके बाद ये हुआ, क्योंकि 98 में एक सीरियल आया था सांची प्रीतिया, वो भोजपुरी का पहला सीरियल था। मैंने टेलीविजन पर भोजपुरी का पहला धारावाहिक जो था वो सांची प्रीतिया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी कहानी पर सीरियल आया, कहानी थी तहरे से घर बसाए, तुम्ही से घर बसाऊंगा, उस पर सीरियल आया, और कथा, पटकथा, संवाद और गीत सब मेरे थे। तो नाटक के बाद मैं सिनेमा पर लिखने लगा, और ये सिलसिला शुरू हुआ समझे 96-97 से, जब रंगमंच से जुड़ा, तब से लेकर आज तक वो जर्नी है। और 96 से 2000 तक मैंने भोजपुरी सिनेमा का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। बहुत पहली फिल्म जो बनी थी 1962 में, गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाइबो, तब से लेकर 2000 तक का हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैं उसके बाद जब मुंबई गया तो अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू 2003 में लिया। सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह, जो भी लीजेंड थे भोजपुरी सिनेमा का, उनका इंटरव्यू किया, और मेरी किताब पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था। पिताजी की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने, तो मैं अफ्रीका चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो वो सिलसिला जो है रुक गया। और फिर लौटने के बाद जब मैं लौटा तो धीरे धीरे टेलीविजन से जुड़ा, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी फिल्मों के बारे में लिखता रहा, न्यूज़ 18 में, टाइम्स नाउ में, टेलीविजन में प्रोग्राम करता रहा, बहुत सारे टॉक शोज किए, बहुत सारे फिल्मों का रिव्यूज किया, बॉक्स ऑफिस किया, फिल्म विशेष एक शो करता था जिसमें 5-5, 6-6 सेलिब्रिटी को बैठा के इंटरव्यू करता था, उनमें बहस करता था सिनेमा को लेकर, और टेलीविजन में भी और लिखने का भी सिलसिला रहा। तो
2019 में मैंने अपनी किताब कंप्लीट की, भोजपुरी सिनेमा के संसार। उसमें 1931 से लेकर और 2019 तक का इतिहास था। अभी फिर अपडेट किया 2023 तक का, ये पूरी जर्नी। जैसे बात फिल्मों की भी अभी आपने की कि फिल्मों में आप, फिल्म जगत में आपका बहुत मतलब भोजपुरी के अंदर योगदान रहा है, और कई सारे फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज और लेजेंड्स के साथ आपने इंटरव्यू किए हैं। और हाल ही में आपका एक फिल्म है जो गाना वायरल हुआ है, तो उस गाना जो वायरल हुआ, जब आपको पता चला कि आपका लिखा हुआ गाना वायरल है आजकल, तो आपको, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? नहीं, सबसे खुशी तो ये हो रही है कि जो भोजपुरी भाषी हैं वो जानते हैं, आप तक वो गाना पहुंचा है, आपने सुना है और आपको भी खबर है। इसका मतलब ये है कि उस गाने की ताकत ये है कि जो गैर भोजपुरी भाषी हैं, उन्हें मैं भोजपुरी प्रेमी कह सकता हूँ। हो सकता है आपको भोजपुरी गाना अच्छा लगता हो, और आप सुनते हो, तो भोजपुरी भाषी तो आप नहीं है, लेकिन भोजपुरी प्रेमी आप हैं, और आपको ये जो है गाना अच्छा लगा। इस गाने के साथ एक घटना हुई। ये गाना एक फिल्म है, मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना आजकल आपको पता है फिल्मों में सिक्वल बनने लगा है, सीरीज बनने लगा है कि पार्ट 1 पार्ट 2। तो मेहंदी लगा के रखना का तीसरा पार्ट जो बना, उसमें ये गाना आया। 2019-20 की बात है, और बहुत लोगों ने सुना। ये माँ पर गाना है, फिल्म के हीरो हैं खेसारी लाल यादव, उन पर फिल्माया गया है, और लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी इस वर्ष ये गाना और ज्यादा वायरल हो गया। क्यों वायरल हुआ? तो एक रियलिटी शो है भोजपुरी में, सुर संग्राम। सुर संग्राम में का जो विनर है, उनका नाम है राहुल पांडे। राहुल पांडे अभी जहां भी गए मीडिया में, तो ये बात कह रहे हैं कि इस एक गाने ने मुझे सुर संग्राम का विनर बना दिया। तो घटना क्या हुई कि राहुल पांडे की माँ का डेथ हुआ, और वो अंतिम संस्कार किए उसी समय इसका मेगा ऑडिशन था, उनका सिलेक्शन हुआ। मतलब माँ का संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके वो गए ऑडिशन के लिए, क्योंकि उनके माँ का सपना था कि बेटा सिंगर बने। वो गए वहां पर, उनका सिलेक्शन हुआ, फिर मेगा ऑडिशन हुआ, वहां सेलेक्ट हुए। उस मेगा ऑडिशन में उन्होंने यही गाना गाया। ये गाना माँ को डेडिकेटेड, मैंने माँ पर गाना लिखा था। और सिलेक्शन के बाद से विनर बनने तक कई बार उनसे इस गीत का डिमांड किया गया, और वो उनके दिल के करीब था, क्योंकि तुरंत घटना हुई थी। और जीतने के बाद जहां भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अभी भी, तो उनसे यही गाना के लिए डिमांड किया जा रहा है कि इस गाने को सुनाइए। वो गाने का बोल है कि उसको फिल्म में नील कमल सिंह ने गाया है, और रजनीश मिश्रा जी उसके संगीत निर्देशक हैं। गाने का बोल है, ये देखिए, विजुलाइज कीजिए कि डेड बॉडी जा रही है, और बच्चे के सर से या हाथ से आंचल टच हो रहा है, माँ की डेड बॉडी आगे है। तो गाना मैंने लिखा था कि आंचरा छोड़ा के चल काहे दिहले, इतना दूर एमाई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जीही कैसे, तोर बौरहवा रे माई, खूंटा उखड़ गईल गैया के, अभी बछरुआ कहवा जाई, तोरा बिना जीही कैसे, तोर बौरहवा रे माई। इस गाने के अंदर जो बोल हैं, गाने की जो पंक्ति है, गाने को जैसे सुनकर एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही है। आखिर आपने जिस तरह से इतनी फिल्मों में अपने बोल दिए, गाने लिखे, लोगों ने आपके गाने गाए, और आज आपके गाने वायरल हैं, और आपने इतने इंटरव्यूज किए। यही नहीं है, मैं आपको बताऊं संदीप जी कि माँ मेरी हर रचना में है, माँ मेरी कहानियों में है। माँ पर मैंने बड़ा लेख लिखा, और गीत, जो कविता की जितनी विधाएं होती हैं, गीत में माँ है, गजल में माँ है, दोहा में माँ है। तो बहुत सारे गायकों ने माँ पर मेरे गीत को गाया है, और मैं जो लोकप्रिय हुआ मंचों पर, मेरा पहला गीत ही माँ पर था। बहुत बढ़िया। और वो गाना कुछ ऐसे है कि ये 98 की बात बता रहा हूँ, जब मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर जाने लगा, तो मेरा पहला गीत जो वायरल हुआ
उस समय वायरल शब्द नहीं था, हम लोग वायरल जब से यूट्यूब आया और डिजिटल मीडिया आया तब हम लोग शुरू किया, लेकिन लोग मुझे जानने लगे तो इसी गीत से जाने। वो गाने का बोल ऐसा था। और मुझे खुशी है कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का, बहुत बड़ी लेजेंड है भोजपुरी की, तो उन्होंने जब कहा कि मनोज जी आपका वो गीत मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि यार वो मेरा पहला गीत है जिसे मैंने टीन एज में लिखा, किशोरावस्था में लिखा, और उसकी गूंज ऐसी है कि शारदा जी कह रही हैं, तारीफ कर रही हैं। वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बोल ऐसे है उसका, और आज भी वो प्रासंगिक इसलिए संदीप जी कि आज देखिए कि जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े इन द सेंस कि वाकई बड़े, वो अमेरिका में, जिस लंदन से आपने मेरी कहानी शुरू की, वो लंदन में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, या यहाँ किसी बड़े पद पर है, वो इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि माँ के लिए समय नहीं है, या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हैं भी तो घर में माँ उपेक्षित है। एक तो कोई केयर करने वाला नहीं है, तो ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में माँ जा रही है, एक वो पहलू है, और एक अगर साथ में भी है तो कई माएँ उपेक्षित हैं। तो उन्हीं को केंद्र में रखकर मैंने वो गीत लिखा था, और गीत का बोल ऐसे है कि सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बबुआ बबुआ भइल अब सयान, बबुआ भइल अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गइल। बहुत सुंदर। माई के अचरा पुरान, अचरवे में खोट हो गइल। बबुआ, और अंतरा सुनिए, बचपन बहुत खूब मनोज जी। कि गुटु गुटु गोदिया में दूध भात खाइल, मौनी बनल औरी भुइया लोटाइल, नेहिया दुलरवा के बतिया बेकारे, टूटल पीरितिया के डोर, कि मन में कचोट हो गइल। बबुआ भइले अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गइल। बेटा बड़ा होता है, शादी हो जाती है, बिम्ब देखिए, पकड़िए गीत को। कि चुलबुल चिरैया में बबुआ हेराइल, बोले कि बुढ़िया के मतिए मराइल। अब बाबा के ननकी पलनिया उजारे, बाबा के ननकी पलनिया उजारे, उठल रुपैया के जोर, जिंदगी नु नोट हो गइल। बहुत सुंदर। बबुआ भइले अब सयान। और अंतिम अंतरा, घर में पेरेंट्स की क्या हालत है, सारा ऐश्वर्य सुख सुविधा का सामान घर में आ गया, लेकिन सुख नहीं है। मेरा एक शेर है कि सुख के एहसास नहीं हो पावत, सुख के सामान सब भरल बाटे। गाने की लाइन सुनिए कि भरल पुरल घरवा में मन खाली खाली, भरल पुरल घरवा में मन खाली खाली, दियरी जरे पर मने ना दिवाली। रतिया त रतिया ही दिन वो अनहारे, रतिया त रतिया ही दिन वो अनहारे, डूबल सूरज भोरे भोर, करे जबे में चोट हो गइल। बहुत सुंदर। बबुआ भइले अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गइल। सर 98 में जब आप कॉलेज में रहे होंगे, यंग, अभी भी आप हैंडसम लगते हैं, और जब आपने लिखना शुरू किया, जब आपने गाने के बोल देना शुरू किया, तो मुझे तो लगता है कि भाई इतनी अच्छी पर्सनालिटी, हैंडसम लुक, तो बहुत सारे प्रपोजल तो आपको आए होंगे, प्रपोज किया होगा गर्ल्स ने आपको बहुत। मरवाने पर तुले हुए। ये जो है घर में भी देखा जाएगा भाई। देखिए
किशोरावस्था में ये सब तो जो कॉलेज वाले लोचे हैं वो होते रहते हैं। और ये तखल्लुस जो आया मेरे नाम में भावुक, मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। मनोज सिंह नाम है। लेकिन जब मैं कानपुर में था, जिस कहानी का मैंने जिक्र किया, कहानी के प्लॉट वो लव स्टोरी है, मैं उसमें दिखता हूँ। उसके बाद मेरी कविताएं भी, पहले मैं लिखता था श्रृंगार रस की जितनी, मतलब यही सारी रचनाएं थी कि जो बीत गई सो, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जो बीत गई सो बात गई, वो चढ़ी हुई थी। तो मैंने कविता लिखा कि जो बीत गई सो बात गई, क्या सचमुच बात चली जाती, जो छूट गया सो छूट गया, क्या उसकी याद नहीं आती। अरे मैंने तो जितनी कोशिश की, सब पिछली बात भुलाने की, बातों ने ठानी और जिद पर मेरे दिल पर छाने की, जो टूट गया सो टूट गया, जो छूट गया कि छूट गया, क्या उसकी याद नहीं आती। तो ऐसे करके लंबी कविता है। तो जब भी मैं बोलता था मंच पर और या कार्यक्रमों में भाग लेता था, तो किसी ने बड़े प्यार से एक बार कहा, अरे यार तुम इमोशनल कर देते हो, भावुक कर देते हो, तो ये मनोज सिंह हटाओ, मनोज भावुक लिखो। तो शुरुआत में मेरी जितनी रचनाएं आई वो मनोज कुमार सिंह भावुक के नाम से है। 99 तक, इवन 2000 तक मेरी जितनी रचनाएं छपी हैं वो सब मनोज कुमार सिंह भावुक के नाम से। लेकिन उसके बाद ये लगा कि ये बहुत लंबा नाम हो जा रहा है, तो मेरी जो किताब आई 2004 में, भोजपुरी गजलों का संग्रह, वो मनोज भावुक के नाम से आया। तो उसके बाद मैं मनोज भावुक के नाम से लिखने लगा। तो वो चीजें, प्रपोजल क्या, वो टीनेजर्स की जो घटनाएं होती हैं, कोई किसी को आपको अच्छा लग जाता है, किसी को हम अच्छे लग जाते हैं। वो आपको कहते हैं ना कि कौन सी बात ने किस शख्स से दिल जोड़ लिया, बोलने वाले को एहसास नहीं होता है। तो आप कहाँ कहाँ जाके बैठ रहे हैं ये आपको नहीं पता है। और मेरी रचनाएं आगे भी, मतलब बाद में भी ऐसी ही बनती। किसी ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा था कि अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगती हूँ। आपको सुनकर अजीब सवाल, इस सवाल का क्या जवाब हो, सही बात है। लेकिन उस सवाल के जवाब से एक कविता बनी मेरी। मैंने जवाब दिया कि बस तुम अच्छे लगते हो, बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो। वो सुन रहे होंगे इसलिए उनको भी सुना देता हूँ। अगर कहीं आपका ये इंटरव्यू वो देखेंगे तो फिर से उनको याद आ जाएगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि ये कविता तो हमारे सवाल से बनी थी। तो कुछ सवाल था कि मैं क्यों अच्छा लगती हूँ, तो जवाब आया कि बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। सुनिएगा, बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं, मेरे दिल में रहते हो, अब क्यों रहते हो क्या बोलूं। कविता की गहराई में जाइए। वक्त मिले तो तुम सोचो कि क्या लगता हूं मैं तेरा, तुम तो मेरे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। बहुत खूब, और बहुत खूब। कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो क्या बोलूं, क्या बोलूं। और जैसे तुमको देखूं, जैसे तुमको देखूं, वैसे और किसी को देखूं तो साथ ही तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो क्या बोलूं। और बहुत खूब। लगता है कि मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से ऐ भावुक, मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से। आपको पता है नाखून आदमी कब काटता है, पैरों से ऐसे नाखून से कब कुरे देता है। ये मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से ऐ भावुक, फिर भी ऐसा करते हो, अब क्यों करते हो क्या बोलूं। बहुत खूबसूरत मनोज जी, बहुत बढ़िया पंक्तियां आपकी। तो यहाँ पर पंक्तियों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं कुमार विश्वास जी से बात कर रहा हूँ। अरे तो उनकी याद अभी यहाँ पर आई। तो मुझे लगता है कि आपने ऐसे कई सारे लेजेंड के पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज भी किए हुए हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अलग अलग क्षेत्र के जो दिग्गज हैं, चाहे राजनीति के हों, चाहे स्पोर्ट्स के हों, सिनेमा के हों, साहित्य के हों, समाज सेवा के हों, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने किया और सबके साथ अलग अलग अनुभव है। मैंने साहित्य में इस दौर के सबसे बड़े कवि केदारनाथ सिंह, सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह, और
युवाओं में सबसे लोकप्रिय, सबसे महंगे भी कह सकते हैं, जिनका नाम आपने लिया, कुमार विश्वास। और ये सारे इंटरव्यू 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के हैं, लंबी बातचीत। मैंने बिंदेश्वर पाठक जी जो सुलभ शौचालय के मालिक थे, अब नहीं रहे, उनका, हरेंद्र सिंह जो ध्यानचंद जी के मित्र रहे, हॉकी कोच, ऐसे करके तमाम लोगों का, भोजपुरी में लगभग सारे लोग का, मनोज तिवारी जी, रवि किशन, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, सारे, बहुत सारे लीजेंड का, 50 से ज्यादा IAS IPS का, जो मैंने महसूस किया। देखिए, इंटरव्यू करने के लिए मैंने इंटरव्यू नहीं किया, उनका प्रोफाइल दुनिया उनको जानती है, मीडिया, ये जितने नाम हम लिए हैं, आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है, मीडिया के कैमरे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैंने ये बाहरी आवरण नहीं, उनके अंदर उतरने का, कि वैसा व्यक्तित्व बनता कैसे है, बहुत, और उनसे टिप्स निकालकर लोगों को, कि भाई जीवन को आपको सफल बनाना है, कैसे बनाए। इसलिए उन कहानियों को देखना चाहिए। खुश रहने के लिए मैंने देखा कि आप, उनमें से कई लोग जो पकड़ कर मुझे, आप देखिएगा, हालांकि वो हिस्सा मैं काट के अलग रख लिया, कुछ लोगों ने, वो बात करते करते इतने भावुक हो गए कि पकड़ के रोने लगे। अरबपति आदमी, हम मानते हैं ना कि सुख क्या है, तो सुख के सोर्स में मानते हैं कि हमको बड़ा पद मिल जाए, हमको बहुत पैसा मिल जाए, हमको बहुत शोहरत मिल जाए, हम अमेरिका चले जाएं, हम इंग्लैंड चले जाएं, हम, मतलब सुख का जो सो कॉल्ड डिफिनीशन है यही है ना, कि पैसा बहुत हो, हमारे नाम बहुत हो, हमको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले, लोग हमको पहचाने। ये इन सारी चीजों को पार करने के बाद भी अगर कोई दुखी है, तो फिर सुख क्या है, फिर खुशी क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। माने ये सुख है नहीं। हमने सुख की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? मैं वही बता रहा हूं कि हमने सुख का स्रोत जो है, खुशी का स्रोत जो है, बाहर ढूंढना शुरू किया। बाहर है ही नहीं कुछ। हम आज ही बताइए, एक बच्चे को देखिए जाके मुस्कुराता है, निश्चल हंसी है उसकी, उसने तो अभी जिंदगी शुरू की है, इसमें से कुछ भी उसको नहीं मिला है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, खुश है। तो यानी ये हमारा नेचर है, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मतलब जिस समय हमारा जो कैनवास है, जो हमारा स्क्रीन है, उस बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं है, तो हम अपने प्रकृति में है, हम मुस्कुरा रहे हैं, छोटी छोटी चीज ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारी प्रकृति में। जैसे हम बड़े होना शुरू होते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर बहुत कुछ लिख दिया जाता है। कूड़ादान भी मान लीजिए, हम बहुत फालतू चीजों को लेकर इसमें भर लेते हैं, फला ने क्या कहा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ऐसा हम एक अपना जो है ये बनाने लगते हैं, एक आवरण बनाना शुरू कर देते हैं। तो सुख हम ये सोचते हैं कि अरे उनको ये मिला है, हमको ये मिल जाता तो हम सुखी हो जाते। हमारे पास बाइक है तो कार हो जाती, कार है तो 1 करोड़ की हो जाती। हमने हर चीज को एक बाहर खोजना शुरू कर दिया है, वो है नहीं। हम अपने अंदर लौटे, हमारी खुशी वहीं कहीं है। और दूसरा चीज ये है कि मैंने महसूस किया कि वही लोग सुखी हैं जो आपने शुरू किया ना कि आप इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं। एक्चुअली सुख क्या है, खुशी क्या है, कि आप इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए आप कर क्या रहे हैं। आपको कोई क्यों याद रखेगा भाई? अपने पिताजी को लोग भूल जाते हैं मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद। दादाजी का नाम नहीं याद रहता है, परदादा का नाम तो कितने लोग से पूछे नहीं याद रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा देश आपको याद करे, समाज याद करे। क्यों याद करेगा? उनका सरोकार तो हो आपसे, कुछ आपका काम, कुछ चीजें आपकी ऐसी हो जिसके लिए लोग आपको याद करें। तो यही सच्चा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति। और एक जो मुहावरे अपने यहाँ बने हैं, हजारों सैकड़ों वर्षों में मुहावरे बने हैं। जैसे मुझे कोरोना काल में सबसे खराब बात जानते हैं क्या लगा था? क्या लगा? एक तो ये है, समझिए कि सुख की जो बात कर रहे थे मैं वो बताऊं, फिर कोरोना काल में क्या खराब लगा था। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग, आपके भी बहुत सारे मित्र चले गए होंगे। हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उस मतलब जो विनाश का काल था, मौत इर्द गिर्द नाच रही थी, उसको हम लोग पार करके आए हैं। तो क्या हम जीवित हैं? क्या हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं? यह सुख नहीं है, यह उपलब्धि नहीं है। हमको तो इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका इतना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारे दर्शकों को बताया।
बहुत कुछ आज आपने मनोज जी के बारे में देखा, सीरियल्स में, टेलीविजन्स पर, मीडिया में, हर फील्ड के जगत के इन्होंने कलाकारों के साथ काम किया, उनके इंटरव्यूज़ किए और इंजीनियर होते हुए भी लंदन और में रहते हुए भोजपुरी को इन्होंने अपना अपना माना और इसका भोजपुरी का प्रसार किया। संसार, भोजपुरी सिनेमा के संसार एक किताब इन्होंने 1931 से लेकर अब तक 2023 तक का इन्होंने पूरा इतिहास लिख दिया। इनकी किताबें बहुत प्रचलित हैं, बहुत कुछ आपने हमारे दर्शकों को आज बताया। भोजपुरी का महत्व, इंग्लिश का महत्व, प्रेम का महत्व, जितना भी महत्व आज आपको सीखने के लिए मिला है, वाकई में अपनी जड़ों से जुड़ने का जो मौका इन्होंने बताया कि जुड़े रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए, प्रेम से रहिए, चीज़ों को लेकर चलिए। धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम के लिए। जल्द मिलते हैं हम अपने एक नए साथी के साथ नए प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया।